everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about how to study for MCQs for the board examination. So जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो दो टर्म्स में डिवाइड हो गए हैं, दैट इज़ टर्म 1 एंड टर्म 2. सो अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने टर्म 1 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड बिकॉज जो आपके मैक्सिमम पोर्शन है वो MCQ बेस्ड ही है, चाहे उसमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए या फिर केस स्टडी क्वेश्चन आ गए, जितना भी है MCQ बेस्ड ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. सो यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. तो जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे ले रखा है दैट इज़ चेक न्यू सिलेबस. ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं अभी भी जिन्होंने अपना सिलेबस ही चेक नहीं किया है, तो पहले प्रॉपरली सिलेबस चेक करो कि टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या डिवाइडेड है. एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि टर्म 1 आपके मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से दिसंबर के बीच में हो जाएंगे. सिमिलरली टर्म 2 जो आपका है वो मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाएगा. अब जो टर्म 1 की आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको मेक श्योर करना है दैट यू प्रिपेयर योर 70% सिलेबस. एंड यहाँ पे मैंने 50% मैक्सिमम प्लस 20% इसलिए लिखा है क्योंकि 50% जो आपका टर्म 1 में आ रहा है वो तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर करोगे ही, उसके साथ साथ हल्का फुल्का आप 20% जो सेकंड टर्म में आ रहा है वो भी प्रिपेयर करके चलो. बिकॉज जब आपके मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होंगे तब आपको बहुत कम टाइम मिलेगा. जैसे आपका जनवरी फेब हो गया, अगर मार्च में एग्जाम्स हो जाते हैं तो आपको 2 या 3 महीने ही मिलने वाले हैं अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए. इसीलिए टर्म 2 की प्रिपरेशन अभी से ही बहुत अच्छे से कर लो. Now, before moving on to our video, I would like to suggest you this 5-year solved papers from Oswal books, and this is highly recommended क्योंकि previous जो 5-year question papers होते हैं वो आपको definitely solve करने हैं. अब यहाँ पे कई लोग के मन में डाउट होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड हो गया है एंड जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, तो इज़ दिस बुक हेल्पफुल? सो लेट मी जस्ट क्लियर योर डाउट दैट दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. बिकॉज जो आपके मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं ना वो आपको प्रीवियस ईयर्स से ही मिलते हैं. एंड अभी भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रीवियस ईयर्स से ही आएंगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो तो सेम है, भले ही पैटर्न चेंज हो गया बट आपका सिलेबस सेम है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे. सो दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड. इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब आपको मिल जाएंगे, लाइक इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री. सो जिनकी PCMB है तो उन्हें 2 बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपको मैथ्स और बायो दोनों ही मिल जाएंगे. देन यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे सपोज़ अगर हम इंग्लिश का कोई भी प्रीवियस ईयर लेते हैं तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे सॉल्व मिलेंगे. आप पीछे देख सकते हो दैट यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, तो किस तरह से आपको आंसर्स मेंशन करने हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखोगे तो आपका रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन भी है. सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बुक. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो, वील बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट जो कि है आपका इंटरनल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स. ये जितने भी चीज़ें हैं या फिर आपका जो होमवर्क हो गया या फिर टीचर जो आपका काम कह रही है आपकी क्लास वर्क कॉपी में करने को, ये सारी चीज़ें हमारे सेकंड पॉइंट में आ जाएंगी. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके इंटरनल्स हैं, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं. आप अपनी क्लास वर्क कॉपी किस तरह से सेट कर रहे हो, आपका क्या इंटरेक्शन है टीचर से, वो बहुत मैटर करता है. जो भी आपको टीचर काम दे रही है ना वो टाइम पर उन्हें डिलीवर करो. आई नो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि हम अपना पढ़ाई भी करें, सेल्फ स्टडी करें, ट्यूशन्स मैनेज करें, क्लास की जो क्लासेस हैं हमारी एक्चुअल में स्कूल की वो भी अटेंड करें एंड उसके बाद इंटरनल्स, अपने नोट्स बनाएं, टीचर जो कह रही है वो नोट्स बनाएं. आई नो दैट इट बिकम्स रियली हेक्टिक बिकॉज मैं खुद उस फेज से गुजर चुकी हूँ, बट समहाउ यू हैव टू मैनेज इट एंड दिस इज़ द फैक्ट. आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. अभी अगर मेरी कॉलेज की स्टडी है तो मैं खुद यूट्यूब भी मैनेज कर रही हूँ और चीज़ें भी मैनेज कर रही हूँ. सो टाइम मैनेजमेंट ये आपके ऊपर ही है. अपनी जो स्लीप शेड्यूल है उसे प्रॉपर करो. ऐसा भी नहीं करना है कि जो स्लीप डिप्राइव्ड बन जाओ बिल्कुल, कि स्लीप ही नहीं ले रहे हो, बट यू हैव टू मैनेज इट समहाउ. जैसे आपको दूसरे दिन अगर अपनी कॉपी सबमिट करनी है तो रात भर जागो एंड वो कंप्लीट करके दो टीचर को, किसी ना किसी तरीके से उसे मैनेज करो. यहाँ पे आपको पता है 35 मार्क्स का आपका होगा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, देन 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा. प्रैक्टिकल किस तरह से डिवाइडेड है ये सब आपको जब आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे सब आपको मिल जाएगा. क्या क्या चैप्टर्स हैं, कितना आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. अगेन यहाँ पे भी आपको मेन फोकस किस पे करना है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे. जैसे केमिस्ट्री का मैं देख रही थी तो आपका 10 मार्क्स का आ रहा है P ब्लॉक से, विच मीन्स जो P ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका मैक्सिमम पोर्शन वहीं से आएगा, उस पर आपको मेजर फोकस करना है. तो बाकी जितना पैटर्न है वो आप खुद देख सकते हो. डिटेल्ड वीडियोज़ मैं जल्द ही बनाने वाली हूँ हर एक चैप्टर के लिए. एंड अगेन मैं MCQ वीडियोज़ भी आपके लिए लाने वाली हूँ क्लास 12th के लिए. फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ मैं फिज़िक्स के लिए शूट कर रही हूँ, बट अगर मुझे टाइम मिला सो आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी शूट कर सकूँ.
देन जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पे कुछ बैड इफेक्ट्स भी हैं, कुछ गुड इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले कोई भी लॉन्ग आंसर्स नहीं है। अब कई लोग क्या होते हैं, लाइक इंक्लूडिंग मी, लॉन्ग आंसर्स लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि हाँ लॉन्ग आंसर्स लिख लिए, तो लॉन्ग आंसर्स नहीं है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉन्ग आंसर्स लिखने में ज़्यादा अच्छे थे एंड MCQ बेस्ड वाले में थोड़े से उतने अच्छे नहीं हैं, जस्ट लाइक मी, तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ है ये कि हमारे सिर्फ और सिर्फ MCQs हैं। देन उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते थे ना कि एग्ज़ाम से पहले ही बस रट के चले गए एंड वही वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा काम नहीं चलने वाला है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने पड़ेंगे, तभी आप MCQs या फिर असर्शन रीजनिंग या फिर आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी हो गए, तो वो आपको जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। इसीलिए अभी भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको अब से तो पढ़ना ही है। ये एक अपना शेड्यूल बना लो कि हाँ मुझे इतना इतना पढ़ना है। पूरा टाइम टेबल बनाने मत बैठ जाना, बट एटलीस्ट डिसाइड करो कि हाँ एक दिन का मैं इतना घंटा तो पढ़ूंगा ही या फिर पढ़ूंगी ही। देन उसके बाद अगेन कोई भी स्टेप मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। स्टेप मार्किंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि MCQ बेस्ड है। अब अगर स्टेप मार्किंग नहीं होगी तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब स्टेप मार्किंग होती थी तो कई बार हम मैथ्स में फॉर्मूलाज लिखा आते थे, कई बार हम कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे ऐड कर देते थे कि हमें थोड़े बहुत मार्क्स तो मिल जाए। यहाँ पे अब आपके MCQs है 1 मार्क के हैं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो ये चीज़ भी है कि स्टेप मार्किंग नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं जितने भी चैप्टर्स हैं। अगेन ये वन शॉट से भी हो सकता है। अगर आप चाहोगे कि मैं वन शॉट अपलोड करूँ तो कमेंट कर देना, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं करना है कि डेरिवेशंस का रट्टा मार दिया या जो स्टेप्स एंड ऑल है वो सब कर लिया। उसके लिए भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि डेरिवेशंस और रिएक्शंस कैसे करने। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है NCERT मस्ट रीड। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ूं। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि रेफरेंस लें या ना लें हम। अब कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना NCERT में जो समझ में नहीं आते हैं, उस केस में आप रेफरेंस डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी NCERT से काम आपका सारा चल जाएगा। उसके बाद NCERT में भी एक चीज़ है कि हमारे MCQs नहीं है, तो हम इस केस में क्या करें? NCERT में तो MCQs ही नहीं है। NCERT में जितने टॉपिक्स हैं ना वो सब आपको आने चाहिए। MCQs के लिए आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली रेफरेंस प्रेफर कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक्स आप ले सकते हो। ओसवाल के बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक्स भी, आप वो भी ले सकते हो। उसमें आपको असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, ये सारे ही टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट अगेन बहुत कम या फिर लिमिटेड वाले मिलेंगे। अभी डेफिनेटली जो नए हैं क्वेश्चन बैंक्स वो रिलीज़ होने वाले हैं, तो जैसे ही आएंगे आई लेट यू नो। उसके बाद फिफ्थ है हमारा नोट्स। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अब हम नोट्स बनाएं या फिर ना बनाएं, क्योंकि मुझे कई कमेंट्स आ रहे थे कि दी अब नोट्स बेनिफिशियल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो नोट्स यार इंपॉर्टेंट हैं, बट अगेन मैं यही कह रही हूँ कि ये आपके ऊपर है, आप बनाना चाहो या ना बनाना चाहो। इफ़ यू डोंट वांट टू मेक, तो मैंने अपने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। देन नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो अभी ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे भी कवर अप हो गया है कि जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो नोट से ही होगी। एंड अगेन जो रिविजन है, जब भी आप रिवाइज़ कर रहे होगे तो आप पूरी बुक नहीं देख सकते हो, उस केस में आपको रिविजन नोट्स चाहिए ही होंगे। इसीलिए नोट्स आप ज़रूरी नहीं है कि लेंदी टॉपिक्स लिख लो, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं केमिस्ट्री का ही, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसमें एक रिलेशन होता है, तो वो आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मार्क कर देने हैं। सिमिलरली अगर मैं डेरिवेशंस की बात करूँ तो वहाँ पे भी डेरिवेशंस में कुछ ऐसे स्टेप आते हैं कि हम कई बार ले लेते हैं R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन L, ऐसे कई सारे डेरिवेशंस आपको देखने को मिले होंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं ना जो हम कर रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं एंड इसी के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगेन अब हम 6 पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस और डेरिवेशंस का, हम क्या करें? सबसे पहले अगर मैं डेरिवेशंस की बात करूँ तो इसको मगअप नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, बट जो स्टेप्स है वो आपको आने चाहिए। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, वो कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो? जो डिराइव्ड फार्मूला है एक चार्ज्ड शीट का हो गया या फिर इनफाइनाइट लेंथ चार्ज्ड वायर का हो गया। फार्मूला क्या होता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किस कंडीशन पे R पे डिपेंड कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको आनी चाहिए। कहाँ पे किसी भी फार्मूले की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जैसे फ्लक्स हो गया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
फॉर्मूलाज आने चाहिए, जो उसके बाद जो स्टेप्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया वो सारे आने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी रिएक्शंस की। अब रिएक्शंस का क्या करना है, रिएक्शंस तो आपको रटनी ही है। क्यों रटनी है, बिकॉज जब भी आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे ना, अब MCQ बेस्ड है तो केमिस्ट्री में क्या है, मेजर जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वहाँ पे रिएक्शंस ही हैं। अब अगर वहाँ से कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो वहाँ पे भी आपकी रिएक्शंस हेल्प करने वाली है कि इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, विच मीन्स आंसर हमारा ये हो सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना वो डेफिनेटली आने वाले हैं एंड उन्हें प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो। एंड इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो आपका असर्शन रीजनिंग वाला है वो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। अगेन मैंने बता दिया कि क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर की जो बुक्स है उसमें भी आपको असर्शन रीजनिंग केस स्टडी वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगेन केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में भी आपको यही करना है कि जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं उन्हें डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। ये 3 तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना इनकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, मुझे कई कमेंट्स आए थे इंग्लिश का क्या होने वाला है, तो पहले तो आप जो सिलेबस है आपका वो देख लेना, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। तो इंग्लिश में क्या है, आपका जो मैक्सिमम पोर्शन आ रहा है ना वो एक तो रीडिंग और राइटिंग का आ रहा है। जो लिटरेचर का पोर्शन है वो बहुत कम है। वहाँ पे से अगर आपके MCQs आते हैं तो आपको स्टोरीज़ पता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, इंग्लिश में ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बट जो रीडिंग और राइटिंग वाला सेक्शन है वो तो आपका आ ही रहा है, इसीलिए उसकी आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैथ्स, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको सोल्यूशन करके देखने हैं, ये नहीं कि MCQs आ रहे हैं तो सिर्फ MCQs ही प्रैक्टिस करो। यहाँ पे सोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कई बार जो 3 या 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते थे ना वो अब आपके MCQ में डाल देंगे, आपको डायरेक्ट उसमें आंसर मार्क करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैथ्स में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखो। सो आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने अच्छे से कवर किए हों। कोई भी आपका डाउट होगा कमेंट कर देना। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि MCQ वीडियोज़ मैं जल्द लाने वाली हूँ एंड सिमिलरली जो स्ट्रैटेजी वीडियोज़ है प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की वो भी मैं अपलोड करूँगी। सो कोई भी डाउट होगा कमेंट कर देना। अगर कोई पर्सनल डाउट होगा यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram. So that's all for today's video. I hope this was useful. Don't forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to my channel then don't forget to subscribe, and thanks for watching.